प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा करके चले जाएंगे। अब वो झोला अभी तक तो नहीं उठा है, 240 पर आने के बाद भी नहीं उठा। और अब दो तारीखें सुनिए आप। एक तारीख है 17 सितंबर 2025 और दूसरी तारीख है 23 नवंबर 2025। ये दो तारीखें बहुत खास है, बहुत अहम है। पहली तारीख जब 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल के 75 वर्ष पूरे करेंगे, यानी 75 साल के हो जाएंगे। और एक तरीके से घोषित तौर पर उनका ही बनाया हुआ नियम है कि जो 75 साल का हो जाए वो रिटायरमेंट अपनी ले ले, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाए। अब दूसरी तारीख वो तारीख है जब 23 नवंबर 2025 को मौजूदा सीजीआई बीआर गवई वो आधिकारिक तौर पर रिटायर हो जाएंगे। अब उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर के कहा है, उन्होंने कुर्सी को लेकर के कहा है, और ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुननी चाहिए, उनकी सरकार में बैठे लोगों को भी सुननी चाहिए, मंत्रियों को भी सुननी चाहिए, नेताओं को भी सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुर्सी जनसेवा के लिए मिलती है। कुर्सी, और ये बात, ये शब्द जो मैं कह रहा हूं ये मेरे नहीं है, ये देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूदा उनके शब्द हैं कि कुर्सी जनसेवा के लिए मिलती है, लोगों के कल्याण के लिए मिलती है, और कुर्सी जब दिमाग में चढ़ जाए तो पाप बन जाती है। और इसके बाद में एक अलग कार्यक्रम में उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर के भी बोला है कि रिटायरमेंट के बाद में वो क्या करेंगे। लेकिन दो लोगों की कुर्सी और उनके रिटायरमेंट को लेकर के इस वक्त में देश में चर्चा है। मोहन भागवत भी इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं। 75 साल के बाद में आदमी को जो है वो खुद ही साइड में हो जाना चाहिए, खुद ही किनारे हो जाना चाहिए। तो मोदी जी क्या वो भी 75 के बाद में अपने आप को किनारे करेंगे, साइड में करेंगे? वो भी अपना रिटायरमेंट का कोई प्लान बताएंगे? कोई रिटायरमेंट का कोई प्लान है भी या नहीं है? या नॉन बायोलॉजिकल आदमी वो कभी रिटायर होते ही नहीं है, वो ताउम्र कुर्सी पर ही रहते हैं? हालांकि देश में लोकतंत्र में जनता वो तय करती है कि कुर्सी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। लेकिन बीआर गवई साहब ने जो बात कही है उस बात को जरा सीरियसली सुना जाना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि जो वकील वकालत शुरू करने के 6 महीने में ही BMW गाड़ी ले ले तो समझ लेना चाहिए कि उसकी वकालत क्या है और किस तरीके की है और वो कैसा काम कर रहे हैं। और यहां पर बड़े बड़े जहाज ले लिए जाते हैं, बातें फकीरों वाली की जाती है, तो बहुत कुछ है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खुद कोई पद नहीं लेने वाला, यानी इशारों इशारों में उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता वो साफ कर दिया, उनको भी बता दिया कि आपको कैसे काम करना है। और मौजूदा वक्त में जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी संदेश दे दिया कि वो कोई ऐसा काम करने वाले नहीं है जिससे उनका पद वो कलंकित हो या उस पर सवाल खड़े हो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई भूषण गवई ने महाराष्ट्र के दरियापुर अमरावती में न्यायालय की नवनिर्मित भव्य इमारत के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। चीफ जस्टिस गवई ने अपने संबोधन में कहा कि यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, न कि घमंड के लिए। कुर्सी अगर सिर में चढ़ जाए तो यह सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाती है। न्यायाधीशों को वकीलों को सम्मान देना चाहिए। यह अदालत वकील और न्यायाधीश दोनों की है। अब कायदे से आप देखें तो बीआर गवई साहब वो एक अदालत के नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे और वो वहां पर संदेश दे रहे थे सामने बैठे वकीलों से, वहां पर मौजूद जजों से। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी कोई बड़ी बात कहता है तो जाहिर सी बात है उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे मीनिंग निकलते हैं और वो बात व्यापक लेवल पर असर डालती है। और यहां पर बीआर गवई साहब उन्होंने जो बात कही है कि कुर्सी जनसेवा के लिए मिलती है, ये बात नेताओं पर भी लागू होती है। नेता जो अपने आप को फकीर बताते हैं, नेता जो अपने आप को जनसेवक बताते हैं, कोई कहता है कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, कोई कहता है कि नहीं मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं। अक्सर नेताओं की होर्डिंग जो पोस्टर होते हैं उसमें लिखा होता है कि नेता नहीं बेटा। तो ऐसे में उनको भी समझना चाहिए कि ये जनता आपको कुर्सी देती है वो जनसेवा के लिए देती है। और कायदे से अगर आप देखें तो
जजों की कुर्सी वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं मिलती है, लेकिन नेताओं की कुर्सी वो जनता के द्वारा मिलती है। लेकिन नेता जनता के लिए कितना काम करते हैं इस बात को भी हम भली भांति जानते हैं। तो बी आर गवई साहब वो कह रहे हैं कि अगर ये कुर्सी सिर में चढ़ जाए तो पाप बन जाती है, यानी अगर उस कुर्सी पर ही रहना है, यही दिमाग के अंदर आ जाए, सनक आ जाए कि मुझे तो इससे रिटायर ही नहीं होना है, मुझे इस कुर्सी पर ही बैठे रहना है, तो वो फिर पाप हो जाती है। यानी फिर आप पाप करने लगेंगे उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, या उस कुर्सी से उतरने के बाद में दूसरी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ न कुछ पाप करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक तरफ झुक जाएंगे आप, किसी के सामने बिछ जाएंगे आप। बहुत सारे मीनिंग है। और इसके बाद में रिटायरमेंट को लेकर के क्या कहा सुनिए। सीजीआई महाराष्ट्र दौरे पर स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां बी आर गवई ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद में कोई भी शासकीय पद नहीं लेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद में वो गांव में समय बिताएंगे। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद बी आर गवई पहली बार अपने पैतृक गांव दारापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने पिता की 10वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने बचपन के घर का दौरा किया और पुरानी यादों को ताजा किया। सीजीआई गवई ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद में किसी भी प्रकार का शासकीय लाभ का पद स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा इरादा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताऊं। अब इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि वो साफ कर रहे हैं कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, कोई शासकीय पद नहीं लूंगा। अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले रंजन गोगोई साहब सीजीआई थे वो, और सीजीआई रहते हुए उसके बाद में रिटायर हुए। उनके तब भी बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो सवालों में थे, और रिटायर होने के बाद में जैसे वो चले गए 5 महीने के अंदर अंदर, और फिर उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। ये कहा गया कि सीजीआई का पद कोई छोटा पद नहीं था, और राज्यसभा के जो सांसद हैं 240 सांसद हैं, और वैसे भी देखें तो 750 सांसद हो जाते इस देश के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर के। तो सांसद का पद कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अनोखा पद है, हालांकि वो भी एक माननीय सम्मानीय पद है। लेकिन सीजीआई रंजन गोगोई ने जब वो पद स्वीकार किया तो उस वक्त में भी सवाल खड़े हुए थे कि क्यों नहीं जजों के लिए भी कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और खुद भाजपा के ही नेता, वरिष्ठ नेता अरुण जेटली साहब, जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में वो खुद कहते थे कि जजों के लिए भी कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जज जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठ करके मनमाफिक तरीके से फैसले लें, और उसके बाद में जो सरकार हो या जो भी लाभान्वित व्यक्ति हो उससे जाकर के मिल लें और उससे पद ले लें। तो खुद अरुण जेटली इस बात को कहते थे कि जजों के लिए भी एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए। खैर, जब बातें खुद पर आती हैं तो लोग भूल जाते हैं। ये बात भी सही है कि केवल अकेले इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में रंजन गोगोई नहीं है जो राज्यसभा में गए। कांग्रेस के समय पर भी पहले भी जज हुए, जो जज बने, फिर राजनीति में गए, फिर वापसी अदालती प्रक्रिया में आ गए। लेकिन सवाल यह है कि हम पीछे देखते हैं, और पीछे अगर कुछ बुरा हुआ है तो आगे हम कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं। और ऐसे में अच्छे की उम्मीद में बी आर गवई वो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो 23 नवंबर को रिटायरमेंट के बाद में क्या कोई वो पद लेंगे? और अभी भी उनकी अदालत में कई ऐसे फैसले हैं जो सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। मसलन सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि वक्फ को लेकर के सरकार संसद में जो कानून बनाना चाहती है उसको लेकर के सरकार ने वैसे पारित भी कर दिया है, लेकिन उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे उनकी रिटायरमेंट, उनके फैसले, वो भी जोड़ करके देखे जाएंगे। अभी एसआईआर को लेकर के फैसला है। ये 2 बड़े ऐसे फैसले हैं जो सरकार के लिए किस तरीके से साबित होंगे ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वक्फ के मुद्दे पर सरकार ने जो कानून बनाया है वो कहा गया कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम करता है। ये जो सरकार नया कानून लेकर के आई है, आर्टिकल 25-26 इसका उल्लंघन करता है। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता उसको छीनने का काम करता है। तो ये जो फैसला है, ये जो फाइल है, वो अभी सीजीआई बी आर गवई साहब उनकी अदालत में है, और संभवतः उनके रिटायरमेंट से पहले पहले इस पर फैसला आना है। एसआईआर को लेकर के
28 तारीख को सुनवाई होनी है। अब ये कायदे से देखा जाए तो इस पर भी सवाल उठे कि 28 तारीख इतना लंबा वक्त क्यों दिया गया, जबकि बिहार में अभी प्रक्रिया चल रही है, उसमें इतना समय खप रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन दो बड़े मुद्दे हैं ये। वैसे तो किसी भी जज के सामने, किसी भी सीजीआई के सामने रोजाना बहुत सारे मामले निकल करके सामने आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जिनकी गूंज, जिनकी धमक बहुत लंबे वक्त तक सुनाई देगी, वो दो बड़े फैसले हैं। वो है एसआईआर का मामला और दूसरा वक्फ का मामला। और इन दोनों को लेकर के सीजीआई क्या फैसला देंगे, इन दोनों को लेकर के उनकी अदालत क्या फैसला सुनाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले जो चंद्रचूड़ साहब थे, उनकी धमक और उनकी गूंज आज यही सुनाई देती है कि वो जब मामला चलता था तो वो इस तरीके से स्टेटमेंट देते थे कि खूब सारी खबरें आती थी, या उनका जो कार्यकाल रहा तो उनके कार्यकाल में शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ इस तरीके से फैसले लिए जिसको लेकर के उनकी खूब वाहवाही हुई। लेकिन जाते जाते वो अपनी सारी जो कमाई हुई इज्जत थी, ये कहा गया कि उस पर बट्टा लगा करके चले गए। कई सारे उनके ऐसे फैसले, कई सारे उनके ऐसे बयान, कई सारे उनके इस तरह की एक्टिविटी, जिसके बाद में उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए। और इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है, इतिहास किसी के साथ में कोई नरमी नहीं बरतता है। इतिहास हर आदमी का, हर चीज का पहलू सामने ला करके रख देता है। जो पहलू आज नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो इतिहास ला करके रख देता है। और इसीलिए मनमोहन साहब ने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। यानी इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा बजाय कि मीडिया। यानी मीडिया ने जिस तरीके से उनको उस वक्त में खींचा, लपेटा, आज कोई कैसे कह सकता है, कोई प्रधानमंत्री को लेकर के खबर नहीं छाप पाता है। कहीं पर कोई बड़ा घोटाला या कहीं पर कोई बड़ा स्कैम या कहीं पर कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रधानमंत्री की फोटो तक नहीं आती, खबर पर लौटते हैं। अब सीजीआई जो है वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे के बाद में मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने गांव जाकर के रहूंगा। वकीलों को बता रहे हैं कि भाई आप इज्जत करिए। बहुत सारे वकील ऐसे होते हैं कि सामने 70 साल का जज जो है बैठा हुआ है, 70 साल की उम्र का जज बैठा हुआ है कुर्सी पर, और सामने जो 25 साल के वकील वो खड़े नहीं होते हैं। वो एक तरीके से ये व्यवहार की बातें सिखा रहे थे कि वकीलों को, उनको न्यायाधीशों का सम्मान करना चाहिए और न्यायाधीशों को भी वकीलों का सम्मान करना चाहिए। अदालत किसी एक की नहीं होती, अदालत न्यायाधीशों की भी होती है और वकीलों की भी होती है। इस तरह की वो नैतिकतापूर्ण बातें जो वो कह रहे थे, ये बातें कोई खास जो है वो मैसेज वाली नहीं है। लेकिन इसी में उन्होंने आगे कह दिया कि जो अगर 6 महीने में ही BMW गाड़ी अगर खरीद ले, और वकीलों में बड़ा शौक होता है इस चीज़ का, लंबी गाड़ी लेने का, वो ऊंची गाड़ी कम लेते हैं, लंबी गाड़ी लेते हैं कि जितनी लंबी गाड़ी है वकील उतना ही भारी है, ये माना जाता है। ऊंची गाड़ी वकीलों के पास में आपको बहुत कम मिलेगी। BMW खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे। लंबी गाड़ी के शौकीन जो है वो वकील बहुत होते हैं, ऊंची गाड़ियां नहीं खरीदते वो। कि कोई रेंज रोवर वाला वकील मैंने देखा हो, या फिर आप ये कहें कि आजकल जो एक नई गाड़ी चल रही है डिफेंडर, उसका कोई जो है जज मैंने देखा हो या वकील देखा हो। लेकिन लंबी गाड़ियों के शौकीन जज भी होते हैं और वकील भी होते हैं, महंगे गिफ्ट के शौकीन होते हैं। तो ऐसे में BR गवई की जो टिप्पणी है, ये अपने आप में एक मैसेज है नए वकीलों के लिए। लेकिन सवाल वही कि राजनीतिक तौर पर उनकी बातों का क्या अर्थ निकाला जाए। ये सही है कि कोई भी सीजीआई जिस वक्त में पद पर होता है तब भी नजर होती है, और पद पर रिटायरमेंट के बाद में वो किस पद पर जाते हैं उस पर भी नजर होती है। फिर उसके बाद में साल 2 साल बाद में 5 साल बाद में लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त में कब कौन सीजीआई थे। बाद में उनके फैसले याद किए जाते हैं, फैसलों को कोट किया जाता है। और सीजीआई आज जो जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, हाल में उनकी अदालत में एक फैसला आया एक महिला को लेकर के, जिसमें तलाक का एक मामला था, जिसमें एक महिला जो कि तलाक चाहती थी, उस महिला ने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने का एलिमनी चाहिए। तो ऐसे में फिर सीजीआई ने कहा, BR गवई साहब ने, कि आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं और आप इतना पैसा क्यों मांग रही हैं? आपकी शादी वो भी बहुत लंबी नहीं चली है, आपकी शादी भी 18 महीने चली है, और ऐसे में आपको इतना पैसा नहीं मांगना चाहिए, आपको तो कमा करके खाना चाहिए।
इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला वो बैठ करके खाए अच्छा नहीं लगता है। और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप एक फ्लैट और 4 करोड़ रुपए ये लेकर के सेटलमेंट कर लें और उसके बाद में आप नौकरी ढूंढें और नौकरी करें। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो नैतिक तौर पर भी अपनी एक पहचान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर इस बात का कि राजनीति से अछूत आप नहीं रह सकते, या जो आपके फैसले हैं वो केवल नैतिकता के आधार पर आपकी पहचान गढ़ें, ये भी नहीं हो सकता है। आपकी असली पहचान अगर किसी मामले से गढ़ी जाती है तो जाहिर सी बात है उस वक्त में आपने उस वक्त के ताकतवर शख्स के बारे में क्या कहा, क्या फैसला लिया, आपकी कलम उस वक्त में किस तरीके से खड़ी रही, तनी रही। जिस वक्त में आपकी कलम को किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ या उसको लेकर के कोई टिप्पणी लिखनी थी या फैसला लिखना था, उस वक्त में आपने क्या किया, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2 बड़े अभी फैसले उनकी अदालत से सामने आने बाकी हैं और अभी 2 बड़े संदेश उनके वक्तव्य से निकल करके सामने आए हैं। कुर्सी पाप बन जाती है जनसेवा अगर ना हो तो, और दूसरा कि रिटायरमेंट के बाद में पद नहीं लेंगे। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।